हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग क्लास 9th की एक अच्छी सी शुरुआत करने लगे हैं। और क्लास 8 तक तो तुम्हारी साइंस यूँ थी नॉर्मल सी, लेकिन क्लास 9 की जो साइंस है इतनी गजब हो जाती है। मतलब क्लास 8 तक का साइंस बहुत टूटी फूटी सी चलती है। अब क्लास 9th में आके तुम्हारी साइंस के 3 हिस्से हो चुके हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तुम्हारी बुक के पहले 4 चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th केमिस्ट्री के हैं, 5th, 6th, 7th बायोलॉजी के हैं और 8th, 9th, 10th, 11th तुम्हारे फिजिक्स के हैं। अब इन सारे चैप्टर्स के अंदर केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है। अब तुम्हें एक बात बताओ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पढ़ोगे साइंस के अंदर, सबसे पहले यही तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, फिजिक्स क्या है, साइंस क्यों करेगा है, इसके 3 हिस्से। इन सब के लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट वीडियो दे देता हूँ, ऊपर आई बटन पे लिंक आ जाएगा उस वीडियो का, तुम जा करके उस पर टैप करके देख सकते हो। और साथ ही साथ साइंस 9th की बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से तुम ये समझ लो तुम अर्ली मैन हो और मैं तुम्हें आसपास की चीज़ें डिस्कवर कर करके नई चीज़ें बताता जाऊंगा। और बिल्कुल इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ों को सुनकर, कंसेप्ट्स को पकड़कर आज के साइंस उखाड़ेंगे और 9th के अंदर फोड़ते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को। तो यार देखो, जैसे मैंने वो पुरानी वीडियो जो तुम्हारे को ऊपर आई बटन पे दी थी, उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया, जिसने देखी है ठीक है, जिसने नई भी नहीं देखी मैं उसको फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसा समझो कि तुम आदिवासी हो। आदिवासी मीन्स अर्ली मैन, जिसको कुछ नहीं पता, बस उसका दिमाग अभी डेवलप होता जा रहा है, धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। धीरे धीरे आसपास के लोगों ने क्या करा, पुराने ज़माने के जो लोग थे उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करना चालू करा कि हमारे आसपास है क्या, हमारे आसपास है क्या। क्योंकि एक बात सोचो, पहले के लोग इतने होशियार नहीं थे कि रॉकेट साइंस पढ़ने लग जाए, हमारी दुनिया के बाहर क्या, हमारी दुनिया के परे क्या है, वो ये सब चीज़ें नहीं जान सकते थे। वो स्पेस वेस की स्टडी उस टाइम पे नहीं करते थे। पुराने लोगों ने सबसे पहले स्टडी क्या करी, अपने आसपास की चीज़ों की स्टडी। अपने आसपास की चीज़ों की स्टडी से मेरा मतलब क्या है, लोगों ने देखना चालू करा कि मेरे आसपास क्या है। जैसे मेरे आसपास ये पेन है, मेरे आसपास सामने लाइटें लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, माइक है, पीसी है, ये सब चीज़ें मेरे आसपास है। तुम्हारे आसपास क्या होगा, तुम्हारे आसपास कॉपी होगी। जिस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस पीसी में तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो सोर्स तुम्हारे पास होगा, हाँ कि ना। लोगों ने भी उस टाइम पे नोटिस करा हमारे आसपास पत्थर होते हैं, हमारे आसपास पेड़ होते हैं, आसमान है, बादल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को उन लोगों ने सिर्फ 2 चीज़ों में क्लासीफाई करा कि या तो वो जिंदा है या तो वो मरे। मतलब ऐसे जिंदा नहीं है, या तो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है। तुम्हारे आसपास कोई सी भी चीज़ तुम देखोगे, या तो वो लिविंग होगी या तो वो नॉन लिविंग होगी, हाँ कि ना। या तो जान है या तो जान नहीं है, बेजान है। जैसे ये पेन क्या है, ये पेन नॉन लिविंग है, मैं क्या हूँ, मैं लिविंग हूँ। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं और हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाली हर चीज़ को नाम दिया गया मैटर। क्या नाम दिया गया, मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर। हमारे आसपास की हर चीज़ क्या है, मैटर है। कोई सी भी चीज़ देख लो, तुम्हारे आसपास जो सी भी चीज़ तुम देख पाओगे वो चीज़ क्या है, मैटर है। जिस टेबल पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो, जिस बेड पे बैठ के तुम पढ़ रहे हो, वो चीज़ भी क्या है, मैटर है। तुम जिस पेन से लिख रहे हो वो भी मैटर है, जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो भी मैटर है। हमारे आसपास एग्जिस्ट करने वाली हर चीज़, तुम भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूँ, हर चीज़ मैटर करती है। एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स इज नोन एज मैटर। सब चीज़ों को नाम उन्होंने क्या दे दिया, मैटर दे दिया। अब इस मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई है। सबसे पहला चैप्टर मैं तुम्हें बताऊं, मैटर भी हमारा ना 2 तरह का हो सकता है। मैटर भी हमारा 2 तरह का हो सकता है। पहला मैटर उन्होंने निकाला लिविंग मैटर। क्या निकाला, लिविंग मैटर। जैसे हम भी तो अपने आसपास सराउंडिंग्स में रहते हैं। जैसे मान लो मेरे घर में मेरा भाई है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी लिविंग मैटर हुआ, मेरे पास है, मेरे आसपास है, मेरे सराउंडिंग्स में। उन्होंने बोला आसपास जो सी चीज़ है वो मैटर है, मेरा भाई मैटर है। मेरे घर में टेबल है, तो वो कैसा है, वो एक नॉन लिविंग मैटर है। क्या है, एक नॉन लिविंग मैटर, जिसके पास जान नहीं है। तो उन्होंने बोला मैटर 2 ही तरीके होंगे, या तो लिविंग मैटर होगा या तो नॉन लिविंग मैटर। तो ये जो लिविंग मैटर है ना, इसकी सारी स्टडी तुम करोगे बायोलॉजी के अंदर। सारी स्टडी कि ये लिविंग मैटर बना कैसे, मतलब मेरा भाई बना कैसे है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, कहाँ से सांस लेता है, कहाँ खाना पचता है, सब कुछ जो है मैं किसके अंदर पढ़ूंगा, बायोलॉजी के अंदर। जितना लिविंग मैटर है, जितना जिंदा मैटर है, सबकी स्टडी होती है हमारी बायोलॉजी के अंदर। और जितना ये नॉन लिविंग मैटर है ना, जितना ये नॉन लिविंग मैटर है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इसकी हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो मोस्टली बनी कैसे, क्या क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। और तुम्हारी 9th का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पहले 2 चैप्टर
मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और इज मैटर अराउंड अस प्योर। दोनों के दोनों चैप्टर तुम्हें किसके बारे में बताना चाहते हैं? तुम्हारे आसपास के मैटर के बारे में, तुम्हारे नॉन लिविंग मैटर के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना लिविंग मैटर है ना उसको हमेशा ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं या तो लिविंग बींग्स बोल देते हैं। ये सारे लिविंग बींग्स की जितना लिविंग मैटर है इसकी स्टडी हम लोग बायोलॉजी के अंदर कर लेते हैं। जब कभी भी मैं अब यहाँ पे मैटर की बात करूँगा, मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग मैटर की ही बात कर रहा हूँ। तो पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है? पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझने की कोशिश करो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और तुम जानते हो मैटर क्या है? हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज, यहाँ ये चीज अभी तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊंगा, अभी बस इतना मान लो कि हमारे पास सब चीजें आसपास जितनी भी है वो क्या है? मैटर है। अब इस मैटर को ना लोगों ने बोला डिफाइन करके बताओ। तुम्हारे आसपास जो सी भी चीजें एग्जिस्ट करती है सबको डिफाइन कर दो। कोई एक ऐसी डेफिनेशन जो सबको डिफाइन कर दे, मतलब कोई एक ऐसी डेफिनेशन जो इसको भी डिफाइन कर दे, कोई मेरे को भी डिफाइन कर, मतलब हम दोनों में कॉमन क्या है? तुम बताओ, हम दोनों में कॉमन क्या है? तुम कैसे बताओगे हम दोनों में कॉमन क्या है? कोई चीज़ बता सकते हो? पेन में और हिमांशु में क्या कॉमन है? तुम कहोगे यार बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। तो एक बात बताऊं, हम दोनों में बस एक ही चीज़ कॉमन है, हमारे पास मास है, हमारे पास वेट है, और हम लोग कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? कल को अगर मैं इस पेन को अपने पाम पे रख दूं तो क्या ये मेरे पाम के ऊपर थोड़ी सी जगह घेर रहा है? मेरे हाथ के ऊपर एक थोड़ी सी जगह घेर रहा है, हाँ कि ना? कल को मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूं तो इस रूम के अंदर भी मैं क्या हूं? अपने रूम के अंदर थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं। लोगों ने क्या बोला? हमारे आसपास जितना मैटर है, हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग दैट हैज मास, जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे मैं क्या कह सकता हूं? मैटर कह सकता हूं। मैं भी जगह घेरता हूं, टेबल भी जगह घेर रही है, तुम्हारी कॉपी भी जगह घेरती है, तुम्हारा पेन भी जगह घेरता है, सब लोग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है। क्लाउड्स भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब मान लो जैसे हमारे आसपास हवा है, क्या हवा मैटर है? तुम कहोगे हवा तो जगह नहीं घेरती। बिल्कुल जगह घेरती है। हवा हमारे कमरे के अंदर भरी हुई तो हमारे कमरे के अंदर कुछ ना कुछ जगह घेर रही है। एयर इज ऑल्सो नोन एज मैटर। हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो वो क्या है? मैटर है। और नियरली एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स आर नोन एज मैटर, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई ना करती हो, जगह ना घेरती हो। समझ में आ रही है थोड़ी बात? मैटर की फील निकल के आई। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने आसपास की जितनी चीजें थी ना उनको देखा और उनको डिफाइन कर दिया, उनको नाम दे दिया मैटर। और मैटर क्या? हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास हो उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। और हमारे आसपास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे और जिसके पास मास ना हो। तुम खुद सोचो, कल को मान लो इस पेन का है, इस पेन का मास दे रखा है, मान लो मेरे पास इस पेन का मास है 4 kg का मास है। कल को अगर मैं इसका मास 0 कर दूं तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तुम कहोगे नहीं, इसका 0 मास है। मैं तुम्हें बोलूं मेरे हाथ का मास 0 है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ ना कुछ मास होगा तभी तो एग्जिस्ट करेगा। बल्कि ये जो मास और वेट का कंसेप्ट है ना, ये तुम्हें प्रॉपरली क्लियर होगा ग्रेविटेशन में जाके, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं मास होता क्या है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे मान लो ये कुछ ना कुछ एटम से बना होगा, इनके अंदर अभी एटम वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अंदर जितना भी मैटर है, जितने भी पार्ट से बना हुआ है, जितने भी पोर्शन से, जितने भी मटेरियल से ये बना हुआ है, वो उसका मास होता है। ठीक है, तुम बोलोगे मेरा मास ज़्यादा है या इसका मास ज़्यादा है, तो मेरा मास गारंटी ज़्यादा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मटेरियल से बना हूँ। कोई भी मटेरियल यूज हो रखा है, मैं ज़्यादा मटेरियल से बन रखा हूँ, ये कम मटेरियल से बन रखा है, तो इसका मास कम है। लेकिन ये बन रखा है किसी ना किसी थोड़े से मटेरियल से बन रखा है, हाँ कि ना? इसके अंदर मास गारंटी है। मास है तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो मैटर है। क्या बात क्लियर है? तुमसे अगर मैं पूछ लूँ हमारे आसपास मैटर क्या नहीं है, व्हाट इज एंटी मैटर? हमारे आसपास क्या चीज़ें मैटर नहीं है? तुम कहोगे यार सब चीज़ें तो जगह घेरती है, मैटर क्या नहीं है? तो यार टीचर तो बड़ा गजब है ना? कभी पूछता है मैटर बताओ क्या क्या है, कभी पूछता है एंटी मैटर क्या है। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो जगह ना घेरती हो। अभी तू जब कह रहा था कि सब चीज़ें जगह घेरती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंटी मैटर है, जो जगह नहीं घेरती हमारे आसपास सराउंडिंग में। सोचो सोचो सोचो, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? एंटी मैटर होती है हमारे थॉट्स, और साथ ही साथ हमारी फीलिंग्स, हमारा गुस्सा, हमारा लव भी एंटी मैटर है। लव मैटर ही नहीं करता, क्योंकि लव मैटर ही नहीं है। ठीक है, लव मैटर ही नहीं करता। अब तुम एक बात बताओ, वो फीलिंग है, वो किसी इंसान के अंदर जगह घेरती है, लेकिन हमारे सराउंडिंग के अंदर जगह नहीं घेरती ना। वो एक थॉट है, एक दिमाग में बना हुआ थॉट है, अपने दिमाग में आया है। उस चीज़ को मैं मैटर कंसिडर नहीं कर सकता। मैटर क्या? जिसके पास मास हो। मेरे लव के पास कौन सा मास है, हाँ कि ना? अब मुझसे कोई बोलेगा भाई अपने लव दिखा, भाई मैं कहाँ से दिखाऊँ यार, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है, हाँ कि ना? तुम बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए प्यार ही प्यार है, बेहिसाब प्यार है। तो ये लव क्या है? ये लव मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं है। मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे मैं मैटर
कह सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें मैटर की फील निकल के आई होगी, हाँ कि ना। अब दूसरी बात उन लोगों ने बोला यार ये जो मैटर है ये बना किससे होता है, ये मैटर बना किससे होता है। अब केमिस्ट्री मैंने तुम्हें बताइए, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में स्टडी करता है कि मैटर किससे बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, कहाँ से बना है, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, सब चीज़ों की स्टडी हमें कहाँ करनी है, केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले अभी उन लोगों ने ये तो देख लिया कि हाँ हमारे आसपास चीज़ें हैं, उनके पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोला हमारे आसपास चीज़ें हैं, उनके पास मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको नाम दे दिया मैटर। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आया था, भाई ये जो इनका मास है, जिस अमाउंट ऑफ चीज़ से ये बने हुए हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कैसे डिफाइन किया जाए उस चीज़ को। तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आया होगा, उनके दिमाग में भी, पुराने जो आदिवासी थे उनके दिमाग में भी यही सवाल आया कि यार मैटर तो डिफाइन कर दिया, पर ये कैसे बताए कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बनी किससे है। हमारा सारा मैटर जो है हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाला जितना भी मैटर है वो बना किससे है। तो ये याद रखना, मैटर हमारा टाइनी पार्टिकल से मिलकर, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है, उनको हम लोग कहते हैं एटम। अब तुम कहोगे यह कहाँ देखा गया, एटम कहाँ से देख लिया उन लोगों ने, तो ध्यान से सुनो, एटम भी ना एक तरह से थ्योरी है, एटम को आज तक किसी ने देखा नहीं है, एटम को आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो कि मेरे पास ये पेन है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस चीज़ से बना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके छोटे 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 टुकड़े करता जाता हूँ, ठीक है, छोटे 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 टुकड़े करता गया, और एक स्टेज ऐसी आ गई जहां पर मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। इसकी सबसे छोटी स्टेट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस चीज को इन लोगों ने नाम दे दिया एटम। उन्होंने बोला कि हमारा मैटर जो है बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। अलग अलग मैटर के अंदर एटम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन मिलके सब लोग टाइनी पार्टिकल से ही बने, जिनको हम लोग एटम कहते हैं, ठीक है, बहुत टाइनी पार्टिकल जिनको हम लोग नहीं देख सकते, एटम। अब ये चीज़ उन लोगों ने किस बेसिस पे गई, उन लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मैटर अकेले क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तुम खुद सोचो, मान लो कि वाटर है, पानी है, अगर पानी अपने आप में पूरा एक सब्सटेंस होता, किसी चीज़ से मिलकर ना बना होता, पूरा अपने आप में एक सब्सटेंस होता, तो क्या तुम उसके अंदर हाथ दे पाते, उसके अंदर हाथ घुमा पाते? नहीं घुमा पाते। क्यों नहीं घुमा पाते? क्योंकि वो बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उनके अंदर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तभी तुम उसके अंदर हाथ दे करके अपना हाथ यूं घुमा पाते हो पानी के अंदर। अगर वो अपने आप में पूरा एक सब्सटेंस होता तो तुम उसके अंदर कैसे हाथ घुमाते? अब तुम कहोगे सॉलिड्स के अंदर तो हम लोग ऐसे अपना हाथ दे नहीं सकते, तो क्या सॉलिड अपने आप में पूरा एक सब्सटेंस है? नहीं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन उनके पार्टिकल्स का गैप बहुत कम होता है। मेन बात यह है, लोगों ने सबसे पहले देखा उनके आसपास क्या है, उनके आसपास मैटर है, और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम लोग एटम कहते हैं। ये सारी अभी उनके दिमाग की ख्यालात चल रही है, इस चीज़ का उन लोगों ने कोई प्रूफ नहीं दिया। ये सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों को नाम देते रह रहे हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण किया जाता है ना, तो जब लोगों के पास दिमाग आने लगा ना, तो लोगों ने क्या करा, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ही नाम देना चालू कर दिया। ये मैटर और एटम डिस्कवर नहीं किए जाते, ये एग्जिस्ट पहले से ही करते थे, बस ये उनको नाम दे देते हैं। बस ये क्या करते हैं, लोग उनको नाम दे देते हैं। हमारे आसपास कोई सी भी चीज़ जिसके पास मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उस चीज़ को हम लोग मैटर कह देते हैं, उस चीज़ को उन लोगों ने नाम मैटर दे दिया। जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स थी, लिविंग थिंग्स को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लिविंग मैटर भी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। उस चीज़ को उन लोगों ने नाम मैटर दे दिया, और मैटर जिस छोटी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जिस छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, उस चीज़ को उन लोगों ने नाम एटम दे दिया। क्या बात क्लियर है? अब इस एटम की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस एटम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये चीज़ उन लोगों ने कैसे डिस्कवर करी, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने ना एक ग्लास के अंदर पानी ले लिया, और ये पानी है 1 लीटर। हाँ, क्या बात करते हैं, ग्लास के अंदर 1 लीटर पानी कैसे आ सकता है? मेरे ग्लास के अंदर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हिमांशु कैन डू एनीथिंग, हिमांशु कुछ भी कर सकता है। मैंने अपने ग्लास के अंदर 1 लीटर पानी लिया है, और मैंने यहाँ पे ना एक लेवल मार्क कर लिया। मान लो मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा लिया, मेरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ओके। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी, मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी। पीते होंगे चीनी वाला पानी, बच्चे मिला के पीते थे, मैं तो बचपन में खूब पीता था, मज़ा आता था, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करी, और चीनी ऐड करने के बाद में मैं चीनी को घोलता गया, घोलता गया, घोलता गया, घोलता गया, घोलता गया। अब पार्टिकल्स चीनी के अंदर भी है, मैटर चीनी भी है, चीनी भी जगह घेर रही है, चीनी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसके पास भी मास है, हाँ कि ना। और साथ ही साथ लिक्विड के पास भी मास है, लिक्विड भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड भी मैटर है, हाँ कि ना, दोनों मैटर है। अब एक बात बताओ, क्या मैं अगर चीनी को अपने पानी के अंदर डालूंगा तो क्या पानी का लेवल इंक्रीज होना चाहिए? तुम कहोगे कायदे में हाँ भाई बिल्कुल इंक्रीज होना चाहिए, और बिल्कुल होगा भी। जब तक चीनी डिजोल्व नहीं होगी ना, चीनी पानी के अंदर ऐसी पड़ी रहेगी, तो पानी का लेवल इंक्रीज होगा। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने धीरे धीरे चीनी को मिलाना चालू करा। मैं उस पानी के अंदर चीनी को मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, मैंने देखा मेरे पानी का लेवल ना बिल्कुल यहीं पर है, मतलब
पानी के अंदर चीनी बिल्कुल मिक्स हो गई, लेकिन ये जो मेरे पानी का लेवल था ना वो 1 लीटर का 1 लीटर, ये 1 लीटर से पानी इंक्रीज नहीं हुआ, ये चीनी गई कहाँ फिर पानी के अंदर मिल करके। तुम सोच सकते हो, जैसे मान लो ये मेरे पानी के पार्टिकल्स थे, पानी के पार्टिकल्स थोड़े खुले खुले होते हैं, ये मैंने अंदर चीनी डाली, अब चीनी आने की वजह से ना, चीनी की वजह से इसका लेवल थोड़ा सा राइज हो गया होगा, इसका लेवल थोड़ा सा राइज हो गया होगा। अब जब मैं इसको मिलाने लगा ना तो क्या हुआ, ये जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना वो चीनी के पार्टिकल्स निकल करके हमारे पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटी खाली वाली जगह थी ना उसके अंदर मिक्स हो गए। यहाँ पर थोड़े बहुत क्या आ गए, हमारे चीनी के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो गए, हाँ कि ना, क्योंकि स्पेस थी तभी तो मिक्स हो पाए। इस एक्सपेरिमेंट से मेरे को क्या पता लग रहा है कि उस पानी का लेवल क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी जहां पर मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह ले चुके हैं। समझ पा रहे हो? अगर वो स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में तो क्या मेरे पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता? बिल्कुल इंक्रीज हो जाता। मेरे पार्टिकल्स के बीच में, मेरे पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी तभी सॉलिड के पार्टिकल्स मिक्स होकर पानी के अंदर अपनी जगह ले चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बताई गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। अब उन लोगों को ये कैसे पता कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? जब उसे देख नहीं सकते तो कैसे बताया जा सकता है कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पॉन्ड के अंदर एक पत्ते को छोड़ दिया। तुम देखोगे जो पॉन्ड के ऊपर पत्ते पड़े रहते हैं ना, पॉन्ड मतलब तालाब के ऊपर अगर कोई पत्ता का तो छोटा सा पत्ता पड़ा हुआ है तो वो पत्ता जो है वो कंटिन्यूसली ना पानी के ऊपर मूव होता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा क्यों भाई? पानी के अंदर ऐसा क्या है? पानी क्या रुका हुआ है? तुम कहोगे हवा की वजह से होता होगा, हवा चलती होगी तो पानी मूव होता होगा। नहीं भाई, हवा नहीं भी होगी ना, तुम एक बंद कमरे के अंदर भी अगर पत्ते को रख दोगे तो पत्ता फिर भी अपनी जगह से मूव होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब चलो स्पेस क्यों होता है इस चीज़ का तो जवाब नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली मूव क्यों करते रहते हैं इसका जवाब है। तुम्हें एक बात बताओ, अगर मैं कल को ले जाकर के तुम्हें गर्म तवे के ऊपर बिठा दूं तो तुम क्या करोगे? तुम बैठे रहोगे? तुम कहोगे नहीं हम लोग निकल के भागेंगे। कहोगे यार बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मेरे को कोई बिठा देगा मैं भी भागूंगा, जलेगी पीछे से, फिर मेरे को भागना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या होती है? हीट होती है। हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हीट होती है। अगर तुम गर्मी में देख रहे हो तो तुम्हें वो हीट पता भी लग रही होगी, सर्दी वालों को नहीं पता लग रही होगी, गर्मी का वेट कर लो, ठीक है। अब देखो गर्मियों में वो हीट पता लगती है, हमारे सराउंडिंग की हीट होती है, और ये हीट हमारी सराउंडिंग से कभी खत्म नहीं हो सकती। और ये जो सराउंडिंग्स की हीट है ना, ये क्या करती रहती है? हमारे पार्टिकल्स के ऊपर लगती रहती है। अब पार्टिकल्स को अगर कोई गर्मी दोगे, पार्टिकल्स के पीछे आग लगाओगे, पार्टिकल्स टिक के तो बैठ नहीं सकते। पार्टिकल्स क्या करेंगे? उठेंगे, भागेंगे, इधर उधर मूव करना चालू कर देंगे। जैसे मान लो अगर मेरी चेयर में अभी नीचे आग लगने लग गई तो मैं एक जगह बैठूंगा थोड़ी, यूं 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 मूव होने लग जाऊंगा अपनी जगह पे। सेम चीज़ पार्टिकल्स के साथ होती है। आसपास के जितने टेम्परेचर होते हैं ना, आसपास की जितनी हीट होती है, जैसे जैसे हीट इंक्रीज होती है पार्टिकल्स को ज़्यादा तेजी से मूव होना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स अपनी जगह पर नहीं टिक के रह सकते। ये हमारे पूरे अर्थ का लॉ है कि भाई अगर गर्मी बढ़ेगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, अपनी जगह से मूव होना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? तो पार्टिकल्स जो हमारे मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और दूसरी बात, तीसरा लॉ उन लोगों ने पार्टिकल्स के बारे में लिया कि भाई जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मेरा मतलब क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। बचपन में तुम लोग क्या करते होगे? बचपन में जब मैं नहाने जाता था ना तो उस टाइम पे ना पानी निकलता रहता था, बट टैप से पानी गिर रहा है, क्योंकि बचपन में मैं बाल्टी से नहाता था ना, तब घर में शावर नहीं था। तो उस टाइम पे पता है क्या, उस टाइम पे ऐसे पानी गिरता रहता था ना तो मेरे को ना बड़ा मजा आता था खेलने में। मैं पानी को यूं काटने की कोशिश करता था, उंगली से यूं काटता था, पर आज तक वो पानी बेचारा कटा ही नहीं। तो उस चीज़ का मैं क्या करूँ? तो यार देखो वो पानी कटा क्यों नहीं, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये रहा हिमांशु का हाथ, वैसे तो इतना यार हाथ ऐसा काश होता मेरा प्यारा सा। ये है हिमांशु का हाथ, हिमांशु का हाथ। अब ये कर रहा है पानी काटने की कोशिश, पानी कटेगा? तुम कहोगे कैसा बेवकूफ़ बच्चा है ये, पानी क्यों काट रहा है? पानी कहाँ से कटेगा? ये काट ही नहीं सकता पानी को। मान लो कल को आसपास यहाँ पे हवा है, मैंने ये हवा में चीरा लगा दिया, यहाँ की हवा अलग, यहाँ की हवा अलग, ऐसा पॉसिबल है? तुम कहोगे नहीं पॉसिबल है बिल्कुल भी। भाई क्या बात कर रहे हो तुम, तो बेकार की बात है बिल्कुल। तो हवा को भी काटना पॉसिबल नहीं, पानी को भी काटना पॉसिबल नहीं। तुम कहोगे सॉलिड्स को काटना पॉसिबल है, उसके पार्टिकल्स को अलग अलग किया जा सकता है। नहीं, सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनको काटना सबसे मुश्किल होता है। तुम्हें एक बात बताऊं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिया। अगर मैं पानी को यहाँ पे काटने की कोशिश करूंगा ना तो पानी फिर जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि उसके दोनों पार्टिकल्स, दोनों साइड के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले के भी और ऊपर वाले के भी। तो ये जो पार्टिकल्स है ना एक दूसरे को जुड़ना चाहेंगे, यहाँ के पार्टिकल्स नीचे वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। किसी हालत में मैं पानी को नहीं काट सकता। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल इसका और है। मान लो कल को मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे को ना मैं एक सॉलिड दे देता हूं, जैसे मान लो ये चेयर है। अब मैंने तुम्हें बोला ये हिमांशु भाई इधर आ जा और इस चेयर के अंदर से ना ऐसे हाथ घुमाने की कोशिश कर। अब हिमांशु ने यहाँ से हाथ घुमाया, चेयर के अंदर से पास करने की कोशिश करी, क्या हुआ?
हाथ पे चेयर लगेगी बड़ी जोर से, क्या चेयर के अंदर से मैं अपना हाथ पार कर सकता हूँ? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ। जादूगर ऐसा जादूगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो सॉलिड है ना मेरे हाथ पे बड़ी जोर से लगेगा, मेरा हाथ टूट फाट जाएगा। क्यों? मैं सॉलिड के अंदर से अपना हाथ पास क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, सारे पार्टिकल्स ऐसे चिपके चिपके आसपास होकर रहते हैं, तभी तो इनके बीच का। आप बताओ, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या दूरियां कम नहीं हो जाएगी? और अगर अट्रैक्शन कम होगी तो दूरियां फिलहाल है, बिल्कुल है। अगर अट्रैक्शन कम है दो पार्टिकल्स के बीच में तो दूरियां बढ़ती जाती है। इसी वजह से सॉलिड्स के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में स्पेस इतना नहीं होता, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सॉलिड्स के अंदर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है, पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें पानी के अंदर हाथ घुमाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और गैसेस के अंदर ये पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी तुम एग्जांपल समझो, तुम प्रॉपर्टीज को फील करने की कोशिश करो। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हें मैं बोलूं पानी के अंदर हाथ घुमाने में ज्यादा आसानी होती है या हवा के अंदर? तुम बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, हवा के अंदर हाथ घुमाने में हमें ज्यादा आसानी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और वहां पर स्पेस बहुत ज्यादा है। तो तुम्हें पता है अट्रैक्शन कम तो दूरियां फिलहाल है, हाँ कि ना? और अगर दूरियां ज्यादा होगी, हमें उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो मैं हाथ आसानी से घुमा पाऊंगा। तो यही कंसेप्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। हमें पता लग जाता है कि भाई सबके पार्टिकल्स एक जैसा अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करते हैं तभी हम लोग किसी के अंदर हाथ इजीली मूव कर पा रहे हैं, किसी के अंदर दिक्कत हो रही है और किसी के अंदर बिल्कुल ही हाथ मूव नहीं कर पा रहे हम लोग। बात क्लियर हुई है? ये प्रॉपर्टीज उम्मीद है तुम्हें फील आई होगी। बस अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि मैटर क्या है। हमारे आसपास कोई सी भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास मास हो, उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। और एटम की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं कि मैटर के एटम के बीच में स्पेस होता है, वो एटम कंटिन्यूसली मूव होते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तुम्हारे पेपर में पूछी जाएगी। क्या पता तुमसे एसोसिएटेड एक्सपेरिमेंट भी पूछ ले कि मैं कैसे प्रूफ करूं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं या पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। मेनली तो ये फर्स्ट वाली आती है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्यों होता है, बताओ। तो तुम्हें ये पानी वाला एग्जांपल देना होगा कि अगर मैं पानी के अंदर शुगर मिलाऊंगा तो पानी का लेवल इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर जाके एडजस्ट कर चुके हैं। एडजस्ट मानने वाले लोग हैं, ठीक है वो लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थोड़ा सा आगे आता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया अभी कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हाँ कि ना? इसी चीज को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर। अब तुम कहोगे मॉलिक्यूल क्या भला है? एटम और मॉलिक्यूल एक ही चीज होती है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, वो तो मैं आगे वाले थर्ड चैप्टर में पढ़ूंगा। अभी ये मान लो एटम और मॉलिक्यूल एक ही चीज है, ठीक है? अभी मान लो तो एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है, एटम्स के अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी चीज को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच two particles of matter attract each other is called intermolecular force of attraction। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से दो पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं, इसी चीज को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल वही होता है, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है उसी चीज को हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। यह चीज याद रखना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है, अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे भी, और गैसेस के अंदर सबसे कम होता है। गैसेस के अंदर सबसे कम होता है। अब तुम्हें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्पेस कम होगा, तो इसलिए सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है और गैसेस के अंदर ये स्पेस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन कम है। और अट्रैक्शन कम है तो दूरियां फिलहाल है। गाना अच्छा नहीं गाता, तुम एडजस्ट करो, ठीक है? अब इतना हमने पढ़ लिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। अब अगली आती है हमारी क्लासिफिकेशन। तुम क्या समझते हो क्लासिफिकेशन से? मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसी भी चीज की ना दो प्रॉपर्टीज होती है, या तो फिजिकल या तो केमिकल, या तो फिजिकल या तो केमिकल। अभी तुम केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान मत दो, हम लोग अगले चैप्टर के अंदर बड़े आराम से पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज बस ये मान लो किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको तुम बाहर से नोटिस कर सकते हो। जैसे मान लो कल को अगर मैं ये पेन ले आया और इस पेन के साथ साथ मैं एक लिक्विड भी ले आया तुम्हारे पास, मैं बोलूँ दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करके बताओ, तो कैसे बताओगे? तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, हाँ पेन थोड़ा हार्ड है, लिक्विड थोड़ा हार्ड नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, तो इस केस के अंदर क्या है? इस केस के अंदर थोड़े फिजिकल डिफरेंसेस
होते ही होते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको तुम आंखों से नोट कर सकते हो या नोटिस कर सकते हो। जैसे पेन और लिक्विड के अंदर तुम क्या नोटिस कर सकते हो? पेन थोड़ा हार्ड है, रिजिड है, लेकिन लिक्विड उस जगह हार्ड और रिजिड नहीं है। अब अपने आसपास देखने की कोशिश करो और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे आसपास कोई सा भी ऐसा मैटर है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा हो? सॉलिड, लिक्विड और गैस फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्यों आता है? क्योंकि तुम किसी भी चीज को देख करके बता सकते हो कि हाँ ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। पर तुम बताओ क्या अंतर है सॉलिड और लिक्विड में? क्या तुम डिफाइन कर सकते हो? तुम सोचोगे थोड़ा बहुत हाँ कि सॉलिड रिजिड होता है, सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड हार्ड नहीं होता, लेकिन ये बहुत कम प्रॉपर्टीज है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हाँ कि ना? उन लोगों ने आसपास देखा कि जितने मैटर एग्जिस्ट करते हैं, जोन सी भी नॉन लिविंग चीज एग्जिस्ट करती है, या तो वो सॉलिड होगी, या तो वो लिक्विड होगी, या तो वो गैस होगी। इन तीनों चीजों के अलावा नहीं हो सकती। मेरे हाथ में ये पेन है, ये सॉलिड है, मेरे सामने मैं जिस रूम में बैठा हूँ वहाँ पे हवा ही हवा, गैस ही गैस है। कोई और चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की बोतल पड़ी हुई है उसके अंदर लिक्विड है, पानी की बोतल अपने आप में सॉलिड है। हर चीज़ क्या है? हर चीज़ या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, और या तो गैस है। इन तीन क्लासिफिकेशन के अलावा हमारे मैटर की और कोई क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती। फिजिकली हमारी मैटर तीन ही तरह में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। होती वैसे दो और, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पर वो अभी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। होगा तो मैं तुम्हें एंड में पक्का बता दूंगा कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है। ऐसा समझो कि हमारे मैटर की बहुत गर्म फॉर्म को, जब हम लोग मैटर को बहुत गर्म कर देते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज ना सॉलिड जैसी रहती, ना वो लिक्विड जैसी रहती और ना गैस जैसी रहती। तुम खुद सोचो, प्लाज्मा जैसे तुमने मैग्मा देखा होगा, जो लावा निकलता है वॉल्केनो के अंदर से, क्या होता है? वो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? तुम कहोगे वो लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, पर वो है सॉलिड भी। तो उस चीज़ को हम लोग कोई मैटर कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसे एक नया मैटर बना दिया, प्लाज्मा। मैटर की बहुत 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 ज़्यादा गर्म फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और मैटर की बहुत ज़्यादा ठंडी फॉर्म को हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये चीज़ तुम्हारे चैप्टर के एंड में होगी टेक्स्ट बुक के अंदर, बाकी तुम देख लेना। और अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, कि तुम कैसे क्लासिफाई करो कि कोई पर्टिकुलर मैटर सॉलिड है, कोई पर्टिकुलर मैटर गैस है, या कोई पर्टिकुलर मैटर लिक्विड है। और इन तीनों की प्रॉपर्टीज से बेहिसाब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टार्ट करते हैं। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप होती है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें मैंने अभी बताया कि सॉलिड क्या है? सॉलिड बहुत प्यार भरे है। ऐसा समझो सॉलिड इज अ फैमिली। सॉलिड क्या है? फैमिली। अब तुमने फैमिली के अंदर क्या देखा है? फैमिलीज के अंदर ना बहुत प्यार होता है, हर एक जने से एक दूसरे को मतलब होता है कि हाँ ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। सबसे लोगों को मतलब होता है, सबके बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सबको जाना है। सब लोग एक साथ क्या रहते हैं? चिपक के रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। सेम चीज सॉलिड्स का हाल है। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? सबके बीच में प्यार भी बहुत होता है फैमिली में। सॉलिड्स के अंदर भी ऐसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? इन सबकी डेफिनेट शेप होती है। अब तुम खुद सोचो, जब इनके पार्टिकल्स चिपक चिपक के रहना चाहते हैं, अभी अब मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास क्या है? एक सॉलिड है। अभी सॉलिड के अंदर सारे पार्टिकल चिपक चिपक के रहना चाहते होंगे, हाँ कि ना? तभी इसकी एक फिक्स शेप है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको ऐसे छोड़ा, एक पार्टिकल इधर निकल गया, एक पार्टिकल इधर निकल गया, हाँ कि ना? इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सारे एक दूसरे का दर्द करते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स। इसलिए इनकी क्या है? एक फिक्स्ड शेप है। क्या बात क्लियर है? तो ड्यू टू द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सारे सॉलिड्स की क्या होती है? एक फिक्स्ड शेप होती है। और साथ ही साथ इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम मैं तुम्हें बताऊं, वॉल्यूम होता है मास पर यूनिट एरिया। मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ, बड़ी तो साइंटिफिक भाषा बोल दी मैंने, है ना? मास पर यूनिट एरिया। ये समझो कि कितने एरिया के अंदर कितना मास आ रहा है। कल को मान लो कि ये मेरे पास पेन है, ठीक है, मैंने इसको अपने हाथ के ऊपर रखा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल जगह घेर रहा है। कल को अगर मैं इस पेन को उठा करके किसी और जगह पे रख दूं, टेबल के ऊपर रख दूं, तो क्या ये ज्यादा जगह घेरने लग जाएगा? तुम कहोगे बड़ा बावला, जितनी जगह तेरे हाथ पे घेर रहा है जितनी उतनी जगह वो टेबल के ऊपर भी घेरेगा, हाँ कि ना? तो इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है, कि मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं आसपास की सराउंडिंग में। तो वो चीज़ हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। एक सॉलिड अगर मेरे यहाँ पे जो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको अगर मैं कहीं और ले जाकर के रख दूंगा, तो वहां पर भी वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। डेफिनेट शेप होती है सॉलिड्स की, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दूसरी बात, कभी भी सॉलिड्स कभी भी फ्लो नहीं करते, फ्लो नहीं करते। तुम्हें पता है यार ये बहता थोड़ी है, बहता तब जब इसके पार्टिकल लूजली पैक्ड होते हैं, अभी टाइटली पैक्ड है। दूसरी बात, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये तो हम लोग शुरुआत से ही कहानी पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे तुम देख पा रहे हो, ये जो हमारे पॉपुलर भैया ये क्या देख रहे हैं? एक गमले को देख रहे हो, और गमले के अंदर जो नीचे पॉट लगा हुआ है क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल कैसे? एकदम सबके चिपक चिपक के पास पास, फैमिली, ठीक है, प्यार करते एक दूसरे से, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो सबके सब क्या रहते हैं, पास रहते हैं। और इतने ज़्यादा पास रहने की वजह से ना इनके बीच में ना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं होती, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, ज़्यादा जोर से मूव नहीं करते, ठीक है। और साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कंप्रेस करने का मेरा मतलब क्या, अब तुम कहोगे यार बॉटल तो सॉलिड होती है, मैं तो कंप्रेस कर देता हूँ उसे, हाँ कि ना। कंप्रेस करने का मतलब होता है उनके पार्टिकल्स को पास लाना। अब इतने ज़्यादा पार्टिकल्स पास है और कितना ही पास लेकर के आओगे उन पार्टिकल्स को, नहीं लाया जा सकता इतना पास, हाँ कि ना। तो इनके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनको और पास नहीं लाया जाता। दैट्स वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेस करने का मतलब होता है उनके पार्टिकल्स को पास लाना। जैसे गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं ना, उनको गैसेस को पास ला करके कंप्रेस करके उनके पार्टिकल्स को कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है। लेकिन सॉलिड्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तो वैसी स्पेस नहीं है बेचारों के, और कितना पास लेके जाएंगे, दब जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस भी है, एक्सेप्शनल केसेस, जैसे मान लो रबड़ बैंड है। अब मैंने तुम्हें बताया फिक्स शेप होती है, लेकिन रबड़ बैंड सॉलिड है। सॉलिड होते हुए भी रबड़ बैंड की अगर मैं खींचूँ तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, हाँ कि ना, अपनी शेप चेंज कर लेता है। और ये चीज़ पॉसिबल है, शेप चेंज कर सकते हैं। तुम कहोगे अभी तो कह रहे थे फिक्स शेप, अब शेप चेंज कर सकते हैं, किन्हीं किन्हीं केसेस के अंदर हो जाती है। जब तुम फोर्स लगाते हो तो शेप चेंज हो जाती है, पर ये है सॉलिड्स अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे टेबल है, टेबल को खींचने की कोशिश करूंगा, तोड़ने की कोशिश करूंगा तो टेबल को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास है। सॉलिड के अंदर ऐसी अगर मैं रबड़ बैंड को भी खींचने की कोशिश करूंगा, उसकी शेप भले ही चेंज हो जाए, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा वो अपनी शेप को दोबारा रिगेन कर लेगा, हाँ कि ना। दूसरी बात, मैंने तुम्हें बोला भी सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन स्पॉन्ज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। स्पॉन्ज तुमने देखा होगा, जो थोड़ा फ्लफी होता है उसको दबाते हो दब जाता है स्पॉन्ज, हाँ कि ना। अब वो इस वजह से नहीं दब पा रहा कि वो सॉलिड है और दब गया, एक्सेप्शन केस हो गया, नहीं। स्पॉन्ज के बीच में होते हैं छोटे छोटे एयर गैप्स। क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर गैप्स, उनके बीच में कोई सॉलिड नहीं होता, छोटे छोटे एयर गैप्स बना रखे होते हैं। तो जैसे ही हम लोग दबाते हैं ना, तो उन एयर गैप्स के अंदर से सारी हवा बाहर निकल जाती है और सॉलिड दब जाता है। तो ये जो स्पॉन्ज है उसके अंदर छोटे छोटे एयर गैप्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्पॉन्ज को कंप्रेस किया जाता है। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें बोला है कि इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, अपनी शेप कभी चेंज नहीं करते। लेकिन जैसे मान लो नमक है, अब नमक को एक कटोरी के अंदर रखूंगा, कटोरी की शेप ले लेगा। कल को अगर एक पतीले के अंदर रखूंगा, पतीले की शेप ले लेगा। अगर कल को उसको बॉटल के अंदर रखना हो, बॉटल की शेप ले लेगा। डब्बे के अंदर रखना हो, डब्बे की शेप ले लेगा। जिसके अंदर रखूंगा उसकी शेप ले लेगा, हाँ कि ना। तो तुम तो कहोगे ऐसे सॉल्ट और शुगर अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, नहीं, वो शेप चेंज नहीं करते। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इसी वजह से वो जहाँ पर भी जाते हैं वो उसकी शेप ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं। तुम क्या एक छोटे से, मान लो अगर ऐसी चीनी दिख रही है, इसकी शेप चेंज कर सकते हो, इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी ग्रुप में चीनियाँ होंगी, तुम ले जाकर के कहीं रखोगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगी मिल करके, लेकिन ये जो पर्टिकुलर है ना, ये चीज़ सॉलिड कंसीडर करी जाएगी इंडिविजुअल लेवल पे, इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। हाँ, अगर ऐसी बहुत सारी उनको ले जाकर के किसी कंटेनर में रखोगे तो ये है कि ये को उस कंटेनर की शेप ले लेगा, उनका जो ग्रुप होगा वो सबका सब वो कंटेनर की शेप ले लेगा। लेकिन उस केस में भी ये जो शुगर का एक पार्टिकल है ना, एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है शुगर का, वो कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी है। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, कभी भी फ्लो नहीं करते, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और सबके सब कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनके पार्टिकल्स को और पास नहीं लाया जा सकता। अब अपने आसपास कोई सी भी ऐसी चीज देख लो जिसके पास फिक्स शेप हो, फिक्स वॉल्यूम हो और साथ ही साथ फ्लो ना करते, वो चीज सॉलिड है। जैसे मान लो जिस फोन के अंदर तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस पीसी के अंदर तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसकी फिक्स शेप है, उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसकी वॉल्यूम, उसकी शेप, किसी भी चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। ना तुम्हारा लैपटॉप या तुम्हारा फोन बहने लग रहा, तो इस केस में मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा, उसको मैं सॉलिड कंसीडर करूंगा। है तो मैटर ही, है तो मैटर ही। तो अब हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लिक्विड्स की, कि अब तुमको कैसे पहचानो। अब तुम लेके ये तो जान सकते हो कि हाँ कोई मैटर है, वो सॉलिड कैसे है, तुमने उसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब तुम ये कैसे जानोगे कि जिस मैटर की तुम स्टडी कर रहे हो वो लिक्विड है। लिक्विड को ना तुम एज अ सोसाइटी लेके चलो। तुम्हारे जितने सॉलिड्स थे सबके सब पार्टिकल्स कैसे थे, फैमिली के थे। फैमिली के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, प्यार होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत प्यार भरे में रहते हैं। हमारी जो लिक्विड्स है वो क्या है, सोसाइटी है। लिक्विड्स के पार्टिकल सोसाइटी में रहते हैं। उनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब इतने भी नहीं कि बहुत ही दूर हो। जैसे सोसाइटी के लोगों को क्या है, सोसाइटी के लोगों में थोड़ा बहुत प्यार होता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें पता रहती है, लेकिन इतना नहीं होता जितना फैमिली का होता है। जैसे सॉलिड्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, सब लोग चिपक के रहते थे, पर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे सोसाइटी के अंदर क्या है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत काम रहता है, थोड़ी बहुत बातें होती है, थोड़ी बहुत जान पहचान लेते हैं, इसी बात से वो लोग थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि प्यार बिल्कुल खत्म है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म है, थोड़ा बहुत होता है पानी के अंदर। और ऐसा भी नहीं कि स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम रहता है, पर इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, हमारे पास चिपक के रहते हैं, नहीं।
सोसाइटीज़ के अंदर थोड़ा बहुत बातचीत होती रहती है। जैसे मान लो ये हिमांशु का पार्टिकल और ये मेरे नीचे वाले अंकल, मैं थोड़ी बहुत बात कर लूँगा उनसे, थोड़ा बहुत बात कर लूँगा, उनकी दिक्कतें समझ लूँगा, थोड़ा बहुत प्यार है, पर इतना नहीं जितना मेरे भाई से है, हाँ कि ना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास रहने वाले, फैमिली के लोग, और लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं सोसाइटी के लोग, थोड़ा बहुत प्यार रखने वाले। सबसे पहली बात, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम है, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम है। अब इनका डेफिनेट शेप क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जहां पर भी इनको डालूंगा पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह ले लेंगे। जैसे मान लो कल को मैं पानी को पकड़ के यूं नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई पार्टिकल इधर भाग रहा है, कोई पार्टिकल इधर भाग रहा है, कोई पार्टिकल उधर भाग रहा है, तो यहां पर पानी फ्लो कर पा रहा है क्योंकि पार्टिकल्स से एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं है, वो अपनी अपनी जगह जहां जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है कम। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो इंक्रीज करता जाता है, और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते नहीं, और इसलिए यहाँ पे कोई शेप नहीं रहती। कल को मान लो मेरे घर में मेहमान आया है, वैसे तो मेरे घर में मेहमान किसी को पसंद नहीं होते, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बेहिसाब काम करने पड़ते हैं। अब मान लो मेरे घर में मेहमान आए और मेरी मम्मी कहती बेटा जाकर के दूध लिया, वैसे तो बहुत बेमन में जाकर के नीचे दूध ले आया और ऊपर ला करके मैंने दूध मम्मी को दे दिया। अब दूध जब पैकेट के अंदर था तो वो पैकेट की शेप का था, मम्मी निकाल के उसको किसी कंटेनर के अंदर डालेगी, चाहे वो पतीले के अंदर डाले, चाहे कटोरी के अंदर डाले, चाहे ग्लास के अंदर, किसके अंदर भी डाले, वो उस पर्टिकुलर कंटेनर की शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है। वॉल्यूम फिक्स कैसे रहती है? मतलब वो जितनी जगह घेर रहे हैं ना उतनी ही जगह घेरेंगे, चाहे जहां मर्जी चले जाए। अब ऐसा मान लो कि कल को मैं नीचे से गया 1 लीटर दूध लेके आया, अब ये थोड़ी ऊपर ला करके आधा लीटर हो गया, नहीं भाई, जितना पैकेट में जगह घेर रहा था दूध, उसको किसी कंटेनर के अंदर डालोगे उतनी ही जगह घेरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। यहाँ पे भले ही शेप फिक्स ना हो, वॉल्यूम फिक्स रहती है। और सॉलिड्स के अंदर दोनों चीजें फिक्स थी। पानी का भी क्या है, पानी को जिस भी कंटेनर के अंदर डालो उसकी शेप ले लेगा, पर जितना पानी तुम डालोगे उतना ही डाला रहेगा। ये थोड़ी है कि एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में चला गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। 1 लीटर था 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर से चेंज नहीं हो सकता। तो लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है पर शेप चेंज होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। तो पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ये भी हमने पढ़ लिया। और लिक्विड्स आर लिटल कंप्रेसिबल, थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। वैसे तो नहीं करे जाते लिक्विड्स इतने कंप्रेस, लेकिन थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो है थोड़ा बहुत। और तुम्हें पता अगर इनके पास स्पेस है तो इन पार्टिकल्स को उठा करके पास लाया जा सकता है। जैसे मान लो इस पार्टिकल को उठा करके, मैं ये वाला जो पार्टिकल है इसको उठा करके इसके पास ला सकता हूँ, अगर थोड़ा कंप्रेस करना चाहूँ। इस वाले पार्टिकल को उठा के इसके पास ला सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे मान लो ये अपने पपलू भाई अब क्या देख रहे हैं, ये अपने पपलू भाई देख रहे हैं पानी की बोतल को, और पानी की बोतल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? पानी की बोतल के अंदर जो पार्टिकल्स है तुम देख पा रहे हो थोड़े से लूजली पैक्ड है। सॉलिड्स के अंदर कैसे थे? बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, आसपास चिपक के एकदम। यहाँ पर क्या है? हल्के से लूजली पैक्ड है। इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, वाटर भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है। अब हमारी आखिरी प्रॉपर्टी आती है गैसेस की। तुम कैसे पहचानोगे गैसेस? ये गैसेस होते हैं दुश्मन। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। दुश्मन कैसे कह सकते हैं? ये समझो इनके पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं ना कि भाई ना तेरा मेरा मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर रहते हैं। एक पार्टिकल को अगले किसी पार्टिकल से मतलब ही नहीं है। इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना ज़्यादा कम कि स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके बीच में प्यार है ही नहीं जरा सा भी, और प्यार नहीं है तो प्यार दूरियां बढ़ा देता है। मतलब प्यार जो है अगर कम है तो दूरियां बढ़ जाती है, और इनके बीच में प्यार कम है तो इनकी दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सबसे पहली बात, इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती। फिक्स शेप ना होने का कारण क्यों है? क्योंकि इनके अंदर प्यार नहीं है, अपने पार्टिकल्स को पकड़ के रख नहीं सकते। दूसरी बात, इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती। वॉल्यूम क्यों नहीं होती? अब तुम खुद सोचो, पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं ना कि जितनी हवा मेरे एक छोटे से परफ्यूम के बॉटल में आ जाती है ना, उसमें से अगर एक स्प्रे करूँगा ना तो वही हवा पूरे रूम में भी फैल जाती है। तो छोटी सी हवा जो पहले बॉटल के अंदर थी, जितनी जगह वो बॉटल के अंदर ले रही थी, वो पूरे रूम के अंदर भी फैल गई। पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, कहीं तक भी चले जाते हैं, जितना एक्सपैंड होना चाहे उतना एक्सपैंड हो जाते हैं। इसी वजह से इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। हवाएं भी जो है, गैसेस भी कैन फ्लो। साथ ही साथ गैसेस आर मैनी कंप्रेसिबल, बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती है, और पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। और कंप्रेस करके गैसेस इतनी कंप्रेसिबल होती है कि उनके पार्टिकल्स को ना पास पास ला के लिक्विड भी बना दिया जाता है। जैसे तुमने एग्जाम्पल देखा होगा इसका, एलपीजी का। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पेट्रोल की गैस होती है ना, उसको पास ला के लिक्विड बना दिया जाता है और सिलेंडर्स में बन के हमारे घर में पहुंचा दिया जाता है।
और जैसे हम लोग वो नीचे से नॉच ओपन करते हैं प्रेशर हटता है और जितनी भी वो लिक्विड थी वो सारी गैस के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। मतलब इन पार्टिकल्स को अगर मैं पास ले आऊँगा तो लिक्विड की फॉर्म में नहीं ले लेंगे, तो हम लोग ऐसी गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। परफ्यूम के अंदर भी जो हवा होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। तुम जैसे ही परफ्यूम को स्प्रे करते हो ऊपर से प्रेशर हटाते हो, सारा जो लिक्विड है जितना भी है जब तक तुम्हें चाहिए वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। क्या बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि हमारा मैटर क्या है और मैटर किससे बना होता है और उस पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम लोग गैसेस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे चेंज कर सकते हैं। सारी इंटर कन्वर्जन्स पढ़ेंगे हमने स्टेट्स की। और तब तक के लिए जितना आज हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू और थैंक यू सो मच जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए। बाय बाय।